गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रजत, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बताऊँ। प्रपोजिशन की अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाई और विद। हम लोग प्रपोजिशन को कन्फ्यूजिंग पेयर के हिसाब से तोड़कर पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग अमंग, बिटवीन, बिसाइड्स, थ्रू, अक्रॉस, ओवर, अंडर, ऑन, अपॉन, इन, इनटू, इन टाइम और ऑन टाइम आदि सारे प्रपोजिशन के कन्फ्यूजिंग पेयर्स को पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो कन्फ्यूजिंग पेयर है वो बाई और विद है। ठीक है, बाई और विद। कई बार कन्फ्यूज़न ये आती है, बच्चे बोलते हैं कि सर बाई यूज़ करें या विद यूज़ करें, हमको पता नहीं चल रहा है ना, कि हम क्या इसमें यूज़ करें। बाई यूज़ करना चाहिए, वी हैव टू यूज़ बाई या विद। उस कंडीशन में हम लोग को क्लियर ये पता होना चाहिए कि किस केस में हमारा बाई का यूज़ होना है और किस चीज़ में विद का यूज़ होना है। बेटा, बाई का जो यूज़ होना है वो किसी मैन के द्वारा या किसी लिविंग थिंग के द्वारा यूज़ होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, लिख करके बताता हूँ। ये जो बाई है, ये जो बाई दिख रहा है आपको, ठीक है, ये क्या है? ये शो कर रहा है इस समय लिविंग थिंग को। ठीक है, लिविंग थिंग या फिर ह्यूमन कह सकते हैं। ह्यूमन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, द वर्क इज़ कंप्लीटेड बाय मोहन, यानी काम जो है वो ख़त्म किया गया किसके द्वारा? मोहन के द्वारा। ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं हम विद की, ठीक है, ये विद जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये विद। ठीक है, तो विद जो है, विद का मतलब भी के द्वारा, बाई का मतलब भी के द्वारा, लेकिन बाई जहाँ पे यूज़ हो रहा है वहाँ पे हम रेफरेंस लेंगे किसका? लिविंग थिंग का, जीवित लोगों का। और विद का, जहाँ पे विद का यूज़ हो रहा है, विद का मतलब होता है औजार के द्वारा, किसी औजार के द्वारा, कि किस औजार से किसी से काम कंप्लीट किया गया हो। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। द पेपर साइंड बाय हिम की जगह पीएम कर लो, ज़्यादा सुंदर लगेगा। द पेपर साइंड बाय द पीएम विथ पार्कर पेन, यानी पीएम ने साइन तो करे पेपर पे, लेकिन किससे करे? पार्कर पेन से। तो देखो, पार्कर पेन जो है यहाँ पर, ये जो विद यूज़ हो रहा है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है? पार्कर पेन के लिए। पार्कर पेन कैसा है? नॉन लिविंग थिंग है, एक नॉन लिविंग थिंग है जिसके लिए हम लोग विद का यूज़ कर रहे हैं। पेन यहाँ पे एक औजार की तरह काम कर रहा है। लेकिन ये जो बाय यूज़ हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? हिम के लिए, या फिर यहाँ पीएम लिखोगे तो पीएम के लिए, है ना, या हिम ही, आप लोग हिम रहने दीजिए तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो यहाँ पर बाय यूज़ हो रहा है वो हिम के लिए यूज़ हो रहा है। यानी जब भी कोई लिविंग थिंग के द्वारा कोई काम होगा तब हम बाय लगाएंगे, जब भी किसी औजार के द्वारा कोई काम होगा तब हम क्या लगाएंगे? विद लगाएंगे। तो आई होप आप लोगों को आगे कभी लाइफ में इस तरीके की प्रॉब्लम ना हो, आपको पहचानने में ये दिक्कत ना हो कि बाय कहाँ यूज़ करेंगे और विद कहाँ यूज़ करेंगे। ओके, एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए। द पेपर साइंड बाय हिम विद पार्कर पेन इन ब्लैक इंक। ठीक है, इन ब्लैक इंक। ठीक है, चलिए एक और इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। स्नेक वॉज किल्ड बाय मैन विथ स्टिक। ठीक है, देखिए ये बाय किसके लिए यूज़ हो रहा है? बाय यूज़ हो रहा है इस आदमी के लिए। क्यों? क्योंकि आदमी जीवित है। जीवित लोगों के लिए क्या यूज़ होता है? बाय यूज़ होता है, मैंने आपको बताया। लेकिन ये विद देखिए किसके लिए यूज़ हो रहा है? स्टिक के लिए यूज़ हो रहा है। स्टिक मतलब लाठी। जो आदमी है वो, जो सांप है वो आदमी के द्वारा मारा गया है। किससे? लाठी से, स्टिक से। तो जो स्टिक है वो जीवित वस्तु है नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है? इसलिए यहाँ पे यूज़ हो रहा है बेटा विद, और आदमी के लिए यूज़ क्या हो रहा है? बाय यूज़ हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग बाय और विद के भेद को समझेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है बिफोर के सामने। बिफोर का मतलब पहले, और इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने। ठीक है, ये भी कई बार आपको क्या करते हैं? कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आई केम बिफोर यू, मैं आपसे पहले आया, यानी आप आए उससे पहले मैं आया, तो वहाँ पर क्या यूज़ होगा? बिफोर का यूज़ होगा। और इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी के समक्ष। जैसे सोहन सोहन
एक एग्जाम्पल, चलिए आप ये वाला एक लिखित एग्जाम्पल ही देख लीजिए जो सामने लिखा हुआ है। इंडिया रेज द इशू ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन फ्रंट ऑफ यूएन। इंडिया ने क्या किया, एक इशू को उठाया, ठीक है, और वो इशू कौन सा था, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इशू था। यानी भारत ने क्या किया, एक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इशू जो था वो किसके समक्ष उठाया, यूएन के समक्ष उठाया। तो जो इन फ्रंट ऑफ है वो किसके लिए आएगा, के समक्ष के लिए, ठीक है। और यहीं बिफोर का मतलब होता है के पहले, ठीक है, आई केम बिफोर यू, ठीक है। और इसमें इन फ्रंट ऑफ का मतलब होगा किसी के समक्ष कोई बात रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन एंड एट, कि भाई इन और एट के बीच में क्या होगा। इन और एट का बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल आपको मैं समझा दूं कि किसी बड़ी चीज़ की अगर बात हो रही है, जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए कोई शहर है, ठीक है, और इस शहर के अंदर ये पिंक कलर का मोहल्ला है, ठीक है, और ये एक मान लो येलो कलर का मोहल्ला है, और मान लो ये एक ऑरेंज कलर का मोहल्ला है। ये वाला क्या है, ये क्या हो गया बेटा, सिटी हो गई, ठीक है, और ये क्या हो गई, कॉलोनी हो गई। अब बात करते हैं, अगर कोई चीज़ बड़ी है, इस शहर की बात करें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इन यूज़ हो जाएगा, ठीक है। मान लो ये कॉलोनी ए है, कॉलोनी बी है, और ये कॉलोनी सी है, ठीक है। तो कॉलोनी ए बी एंड सी इन द सिटी, ठीक है। अगर किसी आदमी का मकान कॉलोनी बी में है तो ही इज़ लिविंग इन द एट द कॉलोनी बी। यानी जब कि दो वस्तुएं, किसी दो प्लेसेस की बात हो रही है, किन्हीं दो जगह की बात हो रही है, और एक जगह कंपैरेटिवली बड़ी है और दूसरी जगह कंपैरेटिवली छोटी है। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, ठीक है, तो मैं बोलूँगा आई लिव इन बरेली एट ओल्ड सिटी। मैं बरेली में रहता हूँ, और बरेली में कहाँ रहता हूँ, ओल्ड सिटी में रहता हूँ। इट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, मैं बरेली में रहता हूँ, देखिए बरेली शहर बड़ा है, और बरेली के अंदर एक जगह, एक पुराना शहर है जो कोर सिटी है, वो बरेली का एक पार्ट है जिसको हम ओल्ड सिटी बोलते हैं। तो वो कंपैरेटिवली जो ओल्ड सिटी है वो बड़े सिटी से बड़ा, बरेली से तो छोटा है ना। इसलिए हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे, बरेली के लिए तो हम इनका यूज़ करेंगे, और जो छोटी चीज़ है कंपैरेटिवली ओल्ड सिटी, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इन और एट का आपको समझ में आ गया होगा। अगर वहीं बात करें, दो जगह जब भी हूँ, आई एम इन द हाउस एट माई रूम, ओके। अब यहाँ पर देखो दो चीज़ें हैं, हाउस और रूम। तो हाउस जो है वो रूम से बड़ा है, तो रूम के लिए, हाउस के लिए हम लोग इनका यूज़ करेंगे, और रूम के लिए इनका यूज़ करेंगे, और एट का यूज़ करेंगे, ओके। इसमें लिखा हुआ है सापेक्ष रूप से, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये इस लाइन को पढ़िए आप, सापेक्ष रूप से छोटे स्थान पर एट और बड़े स्थान पर इनका प्रयोग होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। इसको आप नोट कर लीजिए, आपको यहाँ से हमेशा क्लियर रहेगा। आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। अब देखिए दिल्ली के अंदर मुखर्जी नगर है ना, दिल्ली के अंदर मुखर्जी नगर है, तो मुखर्जी नगर के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, एट यूज़ कर रहे हैं, और दिल्ली बड़ा है तो उसके लिए हम लोग इनका यूज़ कर रहे हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारा कंफ्यूजिंग पेयर जो है वो इंस्पाइट और डिस्पाइट है। हाँ, तो इंस्पाइट और डिस्पाइट दोनों कंफ्यूजिंग पेयर हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, और डिस्पाइट ऑफ का मतलब भी होता है के बावजूद, ठीक है। लेकिन हाँ, इंस्पाइट के साथ में डिस्पाइट आता है, और इंस्पाइट के साथ में ऑफ आता है, और डिस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं आता। यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपका ये नोट्स में, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है।
हमेशा जनरली क्या होता है, जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, डिस्पाइट के साथ में ऑफ लगा देते हैं। तो डिस्पाइट के साथ में ऑफ जहाँ भी आपको दिखे वहाँ पे आपको एरर लगाना है, वहाँ पर उसका ग्रामेटिकली सही यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। उसने वर्क हार्ड तो बहुत किया, उसने मेहनत बहुत की, पर वो क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, तो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, इन स्पाइट के बावजूद, यानी हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम के बावजूद वो क्या हो गया, फेल हो गया। वहीं डिस्पाइट का देखें, डिस्पाइट बीइंग रिच, अमीर होने के बावजूद ही इज़ नॉट हैप्पी, वो हैप्पी नहीं है। अमीर होने के बावजूद भी वो कैसा है बेटा, हैप्पी नहीं है। तो इंस्पाइट और डिस्पाइट का जो कन्फ्यूजिंग पेयर है वो इस तरीके से काम करता है। ओके, अब जो कन्फ्यूजिंग पेयर्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ प्रेपोजिशंस हैं, उनको क्लियर करेंगे। जैसे एक एग्जैक्ट टाइम का प्रेपोजिशन होता है। पहले ऑन फुट का देखते हैं। नहीं, पहले आप टाइम वाला ही देखिए। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम वाला। ठीक है, मंथ, ईयर, डे एंड डेट। अगर मंथ दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है, तो आप उसमें कैसे कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, आई रीच दिल्ली एट 7 o'clock। अगर आपको टाइम दे रखा है, ठीक है, कोई टाइम देख रखा है, प्रॉपर टाइम दे रखा है, तब आप वहाँ पे एट का यूज़ करेंगे। टाइम यानी छोटी, अगर समय की सीमा देखें, समय के हिसाब से देखें, साल, दिन, महीना, उससे तो छोटी चीज़ है ना। तो बड़ी चीज़ से जब छोटी की तरफ चलते हैं, जो सबसे छोटी इकाई है वहाँ पर क्या होगा, एट आएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं 7 बजे पहुँचा। ठीक है, मैं दिल्ली पहुँचा कितने बजे, 7 बजे। अभी इसका एग्जाम्पल दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और महीना इससे थोड़ा सा बड़ा है भाई, 7 o'clock से बड़ा महीना है, तो क्या हो जाएगा, इन मई, इन 2005, ऑन और ऑन सितंबर। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मैं दिल्ली में मई 2005 सुबह 7 बजे 28 सितंबर को पहुंचा, तो आई रीच्ड दिल्ली इन 2005 ऑन 28 सितंबर एट 7 o'clock। यानी मैं दिल्ली में सन 2005 में, अब सितंबर महीने में 7 बजे पहुंचा। तो 7 जब टाइम होगा तो टाइम सबसे छोटी इकाई है, तो वहाँ पे एट लगेगा। ठीक है, उससे बड़ी इकाई क्या है, सितंबर, और वो भी डेट, तो ऑन सितंबर। ठीक है, और ईयर की बात करें तो इन ईयर। तो जब भी वर्ष आएगा तो आप ऐसे याद कर लीजिए, जब भी वर्ष या महीना आएगा तब आप क्या करेंगे, इनका यूज़ करेंगे। उसके बाद में कभी भी दिन का कोई रेफरेंस आ रहा है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तब ऑन का यूज़ होगा। और कभी भी रेफरेंस पर्टिकुलर पिंच ऑफ टाइम की बात हो रही है, यानी एक शार्प टाइम की बात हो रही है, उस कंडीशन में आप एट का यूज़ करेंगे। ठीक है, वहीं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न एक और चीज़ देती है, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, संडे, इस तरीके की चीज़ें अगर आती हैं तो आप याद रखिए, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग होता है। ठीक है, मॉर्निंग, इवनिंग के साथ में आप इनका यूज़ करेंगे, और किसी भी दिन के साथ में आप ऑन का यूज़ जैसे करते हैं वैसे करेंगे। ओके, चलिए। ठीक है, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, इन सब चीज़ों के एक नोट डाल करके लिख लीजिए, एक थोड़ा सा। हाँ, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ये सारा का सारा मैं आपको कंपटीशन लेवल का पढ़ा रहा हूँ बेटा, आपको कंपटीशन में भी बहुत फ़ायदा देगा। ठीक है, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, जितना भी ये दिख रहा है ना, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ठीक है, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, द यस्टरडे, द इवनिंग, ठीक है, द यस्टरडे इवनिंग, इस तरीके की जब भी चीज़ें आएंगी तब उससे पहले आप लोग कभी भी प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट यूज़ होते हैं, प्रेपोजिशन की ज़रूरत नहीं होती। ओके, चलिए। टिल और अनटिल का यूज़,
अब सारा का सारा हम टाइम से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, ओके। टिल और अनटिल का यूज़ जब भी होगा वो पार्ट ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होगा, एक शार्प पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। मैंने आपको बताया था ना एट यूज़ हो रहा है एट 7 o'clock, तो बिल्कुल 7 बजे पहुंचा है, यानी दैट इज़ द शार्प पॉइंट ऑफ टाइम। तो शार्प पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं, शार्प पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टिल एट का यूज़ करते हैं और टिल अनटिल का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, द गवर्नमेंट विल नॉट पास एनी बिल अनटिल अनलेस नेक्स्ट सेशन, यानी गवर्नमेंट तब तक कोई चीज़ पास नहीं करेगी जब तक कि नेक्स्ट सेशन नहीं आ जाता। नेक्स्ट सेशन इज़ द पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग यहाँ पर टिल और अनटिल का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये रहा, देखिए टिल और अनटिल का यूज़ भी करते हैं, ठीक है। चलिए, अब बात आता है ड्यूरेशन का। ड्यूरेशन प्रपोजिशन का यूज़, ड्यूरेशन का यूज़ करेंगे तब जब हमें कोई अवधि को दिखाना होगा, ठीक है, किसी टाइम अवधि के। जैसे मान लो ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन, ठीक है, ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन यानी मेरी ग्रेजुएशन की समय अवधि में, ठीक है। ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन आई वॉज क्रिकेट प्लेयर, मैं अपनी ग्रेजुएशन के टाइम में क्या था, क्रिकेट का प्लेयर था, ठीक है। ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन आई वॉज द पॉलिटिशियन, अपनी ग्रेजुएशन के टाइम में मैं क्या था, एक स्टूडेंट पॉलिटिशियन था। उस कंडीशन में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, एक समयावधि को दिखाते हैं, एक पूरा पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाते हैं, एक क्लोज टाइम पीरियड को दिखाते हैं, समयावधि को। वहाँ पर हम लोग ड्यूरेशन का यूज़ करते हैं। कभी भी आपको समयावधि को दिखाना है तो आप ड्यूरिंग का यूज़ करिए और फटाफट अपना सेंटेंस को बनाइए। जैसे कि ड्यूरिंग द स्ट्राइक मैनी पीपल डाई, ये देखिए अभी जैसे आंदोलन चल रहा है ना, या किसी तरीके का प्रोटेस्ट चल रहा है, उस तरीके के प्रोटेस्ट की बात हो रही है कि ड्यूरिंग द स्ट्राइक मैनी पीपल डाई, स्ट्राइक के दौरान, हड़ताल के दौरान बहुत सारे लोगों की क्या हो गई बेटा, मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये कन्फ्यूजिंग पेयर्स वर्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग टू और कुछ अन्य प्रोपोजिशन जो इंपॉर्टेंट है उनका यूज़ करेंगे, उनको देखेंगे कि वो कैसे बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।